देखो असेसमेंट अंडर जीएसटी, असेसमेंट का जो चैप्टर है तुमको दोनों में पढ़ना है, इनकम टैक्स में भी पढ़ना है और कहां पढ़ना है, जीएसटी में। असेसमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे इनकम टैक्स में पढ़ाया गया तुमको, असेसमेंट का मतलब क्या था, असेसमेंट का मतलब है आप अपनी इनकम को असेस कर रहे थे कि हमारी टैक्स लायबिलिटी क्या है, कितना अमाउंट हमको गवर्नमेंट को टैक्स लायबिलिटी के रूप में पे करना है, ठीक है ना। जैसे तुम लोग बैठते हो अपना शाम को सोने से पहले असेसमेंट करो, आज दिन भर हमने क्या किया, है ना। पेपर आ गया, कई चैप्टर पढ़े हो तुम, किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या तुम्हारी तैयारी है, प्रिपरेशन है, जो तुम इलाहाबाद करने आए थे क्या तुम कर पा रहे हो, कि आवारागर्दी में ही तुम्हारा बीत गया पूरा 5 साल, है कि नहीं। यही क्या असेसमेंट। उसी तरह एक एसएससी जो होता है वो अपनी इनकम का असेसमेंट करता है ना। अगर आप टैक्स में हो तो 5 हेड है आपके पास, फिर डिडक्शन है आपके पास, उससे आप देखते हो कि आपकी टोटल इनकम क्या है, उस पर आपको क्या एमआर मिल रहा है, क्या रिबेट मिल रहा है, क्या आपका सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, क्या आपका एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी सरचार्ज तो उसमें ऐड नहीं है, ये सारी बात आप उसमें करे थे। तो जीएसटी में क्या करेंगे आप बताओ भाई। बताओ 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 बताओ। देख लीजिए यहां पर लिखा है अंडर जीएसटी द टर्म असेसमेंट मींस डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, है ना। असेसमेंट का मतलब क्या है, आप टैक्स लायबिलिटी को डिटरमाइन कर रहे हो अंडर जीएसटी एक्ट एंड इंक्लूड वेरियस टाइप्स ऑफ असेसमेंट। इसमें क्या क्या इंक्लूड किया आप, वेरियस टाइप्स ऑफ असेसमेंट, कई तरह के असेसमेंट आप इसमें इंक्लूड कर रखे हैं। नॉर्मली पर्सन हैविंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन फाइल जीएसटी रिटर्न, अगर आप जीएसटी के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन करा रखे हो क्या फाइल करोगे आप, जीएसटी रिटर्न, एंड पे जीएसटी एवरी मंथ, और हर मंथ क्या करेंगे आप, जीएसटी पे करेंगे, जो किस पर बेस्ड होगा, सेल्फ असेसमेंट ऑफ जीएसटी लायबिलिटी, ठीक है। हाउएवर द गवर्नमेंट एट ऑल टाइम हैज द राइट टू रीअसेस, लेकिन गवर्नमेंट क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसके पास पावर है कि वो सेल्फ असेसमेंट कर सकती है या रीअसेसमेंट कर सकती है, और परफॉर्म एन असेसमेंट बाय इटसेल्फ एंड डिटरमाइन इफ देयर इज अ शॉर्ट पेमेंट ऑफ जीएसटी, ठीक है ना। और वो क्या कर सकती है, एक्चुअल जीएसटी लायबिलिटी आपकी फाइंड आउट कर सकती है अगर तुमने कम जीएसटी पे कर रखा है तो। इन दिस केस गवर्नमेंट रीएसेस द टैक्स ड्यूटी, ऐसे केस में गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स ड्यूटी को रीअसेस करती है, ठीक है। तो यहां पर देखो कई तरह के असेसमेंट बताए गए हैं आपके, अगर आप देख पा रहे हो, ठीक है, देख लीजिए असेसमेंट में कई हैं। सेक्शन 60 से 64 तक बात करता है किसके बारे में, असेसमेंट के बारे में। यहां पर अगर आप देखो बाय टैक्स पेयर, टैक्स पेयर के द्वारा जो खुद किया जाता है उसको आप क्या बोलते हो, सेल्फ असेसमेंट, ठीक है ना। ध्यान रखोगे ये बात कहां पर बताई गई, सेक्शन 59 में। अगर आप लोग लिखना चाहें तो आराम आराम से इसको आप लिख भी सकते हैं, बात समझ में आ रही कि नहीं। फिर अगर आप देखो दूसरी बात है बाय टैक्स अथॉरिटीज, अगर आप देखें टैक्स अथॉरिटीज जो है ये असेसमेंट कर रही है अंडर सेक्शन 60 से 64 में। अगर 59 की बात करोगे तो यहां पर कौन कर रहा है, एसएससी खुद से कर रहा है या टैक्स पेयर खुद से कर रहा है, बात समझ में आ रही नहीं। जब टैक्स अथॉरिटी करती है इसमें टोटल कितने, 4 है ना। पहला क्या है आपका प्रोविजनल असेसमेंट, जिसको डिफाइन किया गया अंडर सेक्शन 60 में। फिर स्क्रूटनी ऑफ टैक्स रिटर्न्स, इसको डिफाइन किया गया सेक्शन 61 में। फिर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है, ये हर बार पूछा जा रहा है, दरवाजा भैया बंद कर लिया करिए बार बार। फिर यहां पर देखेंगे बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में 2 तरह के,
एक नॉन फाइलर्स जिन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं किया उनके लिए सेक्शन 62 बना हुआ है, और अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए बना है सेक्शन 63। फिर चौथा है आपका समरी असेसमेंट, जिसको डिफाइन किया गया कहां पर, सेक्शन 64। बात समझ में आ रही नहीं, यहां तक की बात है। ये बता रहे हैं आपको असेसमेंट और इसके टाइप। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग, बात करते हैं सबसे पहला सेक्शन 59 का, जहां पर बात हो रही सेल्फ असेसमेंट की। ठीक है, चलिए बताइए सेल्फ असेसमेंट क्या होता है। सेल्फ का मतलब क्या है, स्वयं से। ठीक है ना, और असेसमेंट का मतलब क्या होता है, असेसमेंट का मतलब क्या होता है, अपनी टैक्स लायबिलिटी को एसेस करना कि आपकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी क्या बन रही है। द टैक्सेबल पर्सन इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ असेसमेंट, है ना। क्या कह रहा है, जो टैक्सेबल पर्सन है या जो रजिस्टर्ड पर्सन है, जिस या अनरजिस्टर्ड पर्सन है, कोई भी पर्सन होगी, है ना। टैक्सेबल पर्सन कोई भी हो सकता है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे वो अनरजिस्टर्ड हो, ठीक है ना। रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ असेसमेंट, है ना। वो क्या करता है, उसको टैक्स पे करना है, उसका बिहाफ क्या होगा, सिर्फ अपने से असेस करना। डन बाय द हिमसेल्फ, जो कि वो कैसे करता है, स्वयं के द्वारा। आपने देखा 5 लाख रुपए का आपने टर्नओवर रखा है, उस पर 18% निकाला, जीएसटी पे कर दिया, आपका कोचिंग का बिजनेस है, क्या हो जाएगा, 90,000 रुपए का जीएसटी लायबिलिटी बन जाएगी, है ना। आप देखे और उठा के आप पेमेंट कर दिए, इसको क्या बोलोगे, इस प्रोसेस को सेल्फ असेसमेंट। हेंस ऑल जीएसटी रिटर्न फाइलिंग आर बेस्ड ऑन सेल्फ असेसमेंट। जितने भी जीएसटी लायबिलिटी है या जीएसटी रिटर्न फाइलर्स हैं, वो सब क्या करते हैं, पहले अपने से ही जजमेंट करते हैं, अपने से ही असेसमेंट करते हैं, और उसके बिहाफ पर क्या करते हैं, बाय द टैक्स पेयर, उसी के बिहाफ पर रिटर्न पे करते हैं। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन सेल्फ एसेस द टैक्सेस पेबल अंडर दिस एक्ट एंड फर्निश अ रिटर्न फॉर ईच टैक्स पीरियड एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 39। जब आईटीआर की बात करते हैं, वो देखो कितना है, 139 है, और यहां पर रिटर्न की बात करते हैं क्या है, 39, 1 हटा दो। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, सेल्फ असेसमेंट का मतलब जब टैक्सेबल पर्सन अपनी जीएसटी लायबिलिटी खुद के द्वारा एसेस करता है कि उसको कितना अमाउंट टैक्स के रूप में पे करना है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत। इस पूरी प्रक्रिया को या इस पूरे प्रोसेस को आप क्या नाम देते हो, सेल्फ असेसमेंट। ऐसे केस में वो खुद अपनी टैक्स लायबिलिटी का पता लगाता है और उसका पेमेंट करता है उस स्पेसिफाइड पीरियड में जो अंडर सेक्शन 39 में बताई गई है। यहां तक आपको कोई समस्या हो बताइए, क्लियर है यहां तक। क्या पहलवान ये रोज रोज कर लेट आने का क्या हो, आगे बढ़े। चलो इसको पढ़ो, तिरछा लिखा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतना मोटा तो देख के तुम नहीं पढ़ रही होगी। यही तो जिंदगी में तुमने गलती की, मॉड्यूल खोल दो और जितना तुम पढ़ी होगी सब मॉड्यूल का ही कॉपी रहा होगा। वही है, थोड़ा थोड़ा काट काट के बनाते हो तुम्हारे नोट टीचर। देखो इधर, क्योंकि आईसीआई या आईसीएमआई या आईसीएसआई किसी की बात मानता ही नहीं, केवल अपनी बात मानता है। देखो, द जीएसटी रिगिंग कंटिन्यूअस टू प्रमोट द स्कीम ऑफ सेल्फ असेसमेंट, है ना। जो जीएसटी रिगिंग है
वो क्या कर रहा है, कंटिन्यूअस प्रमोट कर रहा है किसको, स्कीम ऑफ सेल्फ असेसमेंट। ऐसा क्यों? अगर हम दूसरे से अपना असेसमेंट करवाएंगे तो चार्जेस लेगा। आप किससे करवाते हैं, सीए, सीएमए, सीएस या कोई एडवोकेट से, प्रोफेशनल एडवोकेट होता है ना, तो क्या करता है वो, चार्ज करता है। ठीक है, इसीलिए क्या कह रहा है वो, प्रमोट कर रहा है कि आप क्या करो खुद से। इससे अगर आप किसी से फिल भी करवाओ तो आपको पता है कि आपका वो जो फाइलिंग करे गलत नहीं कर रहा है। ठीक है, लाइक while in that tax law, self-assessment means determination of tax liability by registered person on his own and furnish the return for each tax period as per section 39। अब ये रिटर्न कैसा होता है, मंथली रिटर्न, जीएसटी रिटर्न 338 अमेंडमेंट नंबर है। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट अंडर जीएसटी अंडरटेकन बाय रजिस्टर्ड पर्सन हिमसेल्फ एंड नॉट बाय प्रॉपर ऑफिसर। तो कहने का मतलब क्या भैया, यहां पर कोई अथॉरिटी आपसे अनइंटरफेयर नहीं करेगी। आपको क्या करना है, आपको स्वयं से करना है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, इफ रजिस्टर्ड पर्सन ऑब्जर्व एनी क्या लिखा है, डिस्क्रिपेंसी इन रिटर्न फर्निश, द जीएसटी लॉ परमिट्स अ रजिस्टर्ड पर्सन टू रेक्टिफाई इनकरेक्ट पर्टिकुलर और एनी एरर ओमिशन इन रिटर्न फॉर द मंथ इज विच सच एरर और ओमिशन discovered but with the time limit as per specified in section 39। तो ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जिसको कोई ना कोई कमी दिख रही है अपने रिटर्न में, अगर वो फर्निश कर चुका है तो ठीक है ना, तो जीएसटी लॉ क्या कर रहा है, परमिट कर रहा है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो उसको क्या कर सकता है, रेक्टिफाई कर सकता है, किसको, जो इनकरेक्ट पर्टिकुलर से। ठीक है, और एनी एरर ओमिशन या किसी भी तरह की गलती को वो सुधार सकता है इन रिटर्न फॉर द मंथ इन विच सच एरर और ओमिशन डिस्कवर, जब आप इस तरह की त्रुटियां या गलतियों को खोज लेते हो। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप तुम 1 साल 2 साल 3 साल करते रहो, उसको कब करना है, जो स्पेसिफाइड टाइम लिमिट बताया गया अंडर सेक्शन 39 में, उस समय के अनुसार। बात समझ में आ रहा है आपके? चलो फिर आगे बढ़ो। कहां पर, ये 3B है, हाँ 3B। वाह, चलो अब ये पढ़े होगे तुम लोग प्रोविजनल असेसमेंट, इसको मैं एक बार पढ़ा चुका हूं पूरा। प्रोविजनल असेसमेंट क्या होता है, एक बार आप लोग पढ़ लें। क्या कह रहा है, सेक्शन 60 के बारे में बात कर रहा है। क्या कह रहा है, प्रोविजनल असेसमेंट कैन बी कंडक्टेड फॉर अ टैक्सेबल पर्सन, है ना। तो कोई भी रिटर्न की जब बात होगी कौन करेगा, टैक्सेबल पर्सन करेगा। तो प्रोविजनल कब करेगा, व्हेन द टैक्सपेयर इज अनेबल टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ और डिटरमाइन द रेट एप्लीकेबल देयरटू। जब आप क्या नहीं कर पा रहे हैं, अपनी टैक्स लायबिलिटी को अनेबल है डिटरमाइन करने में, नहीं कर पा रहे, और जो गुड सर्विस है दोनों है उनके रेट भी आपको क्लियर नहीं। गांजा फूकने वाले टाइप का पर्सन है, उसका बिजनेस कोई दूसरा संभाल रहा है, वो भी उसी तरह मक्कार है। ठीक है, क्या करेगा, यहां पर प्रोविजनल असेसमेंट की प्रक्रिया लागू कराई जाएगी। ठीक है ना। प्रोसीजर क्या है, स्टेप 1, द टैक्सेबल पर्सन हैज टू गिव द कंकरेंट जीएसटी ऑफिसर अ रिक्वेस्ट फॉर प्रोविजनल असेसमेंट इन राइटिंग। आप क्या करोगे, जो टैक्सेबल पर्सन होगा और लिखित रूप में, है ना, जीएसटी ऑफिसर से कंसर्न होगा, मतलब कंसर्न का मतलब क्या होता है, तालमेल बनाएगा कि भैया आओ ऐसी सी बात है और अपना काम करो। ठीक है, और ये सारी बात कैसे देगा वो, लिखित रूप। ठीक है, फिर स्टेप नंबर 2 क्या कह रहा है भैया, पढ़ो आराम से। द जीएसटी ऑफिसर ऑन रिव्यूइंग द एप्लीकेशन, वो देखेगा एप्लीकेशन, फिर तुमको
है ना, while pass an order within a period not later than 90 days। और क्या करेगा फिर वो ऑर्डर पास करेगा कितने दिन के अंदर, 90 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द रिक्वेस्ट। कब से, जब से उसने एप्लीकेशन रिक्वेस्ट रिसीव की है, ठीक है। अलाउिंग पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन प्रोविजनल बेसिस और एट जीएसटी रेट और ऑन सच वैल्यू एज स्पेसिफाइड बाय हिम। और क्या करेगा वो, अलाउ करेगा पेमेंट करने का, किस बेस पर, प्रोविजनल बेस पर, जो कहां पर रेट बताई गई, जीएसटी में, ठीक है, जो वैल्यू स्पेसिफाइड की गई होगी उसके द्वारा, ठीक है। तत्पश्चात क्या होगा, स्टेप नंबर 3 आप पढ़ोगे। द टैक्सेबल पर्सन हु इज मेकिंग पेमेंट ऑन प्रोविजनल बेसिस हैज टू इशू अ बॉन्ड विथ क्या लिखा है, सिक्योरिटी प्रॉमिसिंग टू पे द डिफरेंस बिटवीन प्रोविजनल असेसमेंट टैक्स एंड फाइनल असेसमेंट ऑफ टैक्स। तो क्या करेगा, एक शपथ पत्र देगा कि जो टैक्स प्रोविजनल में बना है और जो असेसमेंट में बना है, दोनों का अगर डिफरेंस में कुछ बढ़ोतरी हुई तो मैं वो पे करने के लिए लायबल रहूंगा और पे करूंगा, अपनी जिम्मेदारी, अपने दायित्व को निर्वाह करूंगा, ठीक। फिर चौथा क्या है, द जीएसटी ऑफिसर विल पास फाइनल असेसमेंट विथ अ पीरियड नॉट एक्सटेंडिंग 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑन ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल पेमेंट। फिर क्या होगा भैया, जो जीएसटी अफसर होगा वो फाइनल असेसमेंट करेगा, कब से, जब से उसको ऐसा चीज हुआ है उसके 6 महीने के अंदर, ठीक है ना। प्रोविजनल का मतलब क्या है, सेल्फ असेसमेंट, जैसे हम खुद से देखे करें तो वैसे ऑफिसर भी कह रहा है ये हो सकता है, लेकिन जब ईयर कंप्लीट होगा देखेगा तो जो बना होगा, जो दोनों डिफरेंस होगा उसका पेमेंट का बात होगा, वही बात होगा, ठीक है। इसमें कोई समस्या बताइए, पढ़िए। इंटरेस्ट पेबल फॉर प्रोविजनल असेसमेंट, सबके ग्रुप में नोट चला गया है, अपना कार्य पढ़ते रहिए, ध्यान देते रहिए। पढ़ा, इन केस आफ्टर फाइनल असेसमेंट टैक्स is held payable, that is taxable person is held liable to pay more tax than tax paid at the time of provisional assessment। कह रहा है जितना तुम्हारा पेमेंट बना था उससे ज्यादा अगर तुमको पे करना पड़ रहा है। अब ध्यान रखो, ऐसे केस में तुमने क्या कर दिया है, विल बी लाइबल टू पे इंटरेस्ट 18%। जितना नहीं पेमेंट किए हो उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा तुमको, और उसका रेट क्या होगा, 18%। Such tax payment interest would be calculated from the actual due date of tax, है ना। इंटरेस्ट कब से कैलकुलेट होगा, जिस दिन से तुम्हारा एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी बना था, ठीक है। प्लीज नोट ओरिजिनल डेट, ड्यू डेट शुड बी कंसीडर्ड एंड नॉट प्रोविजनल टैक्स पेमेंट डेट। जब भी आपका इंटरेस्ट का बात होगा उसमें ओरिजिनल डेट ली जाएगी टैक्स पेमेंट की, ना कि प्रोविजनल असेसमेंट की डेट ली जाएगी, इसको आपको ध्यान रखना है। टिल द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है। और कब से कब तक का, जिस दिन से आपका टैक्स भरना है उस दिन से लेके जिस दिन तुमने पेमेंट किया होगा उस डेट तक का 18% का ब्याज आपका लगेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, खुशी सो रही हो तुम तो बैठ के, पढ़ो। The interest calculation position will remain same even if the payment of tax is done before or after final assessment। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, जब पोजीशन आपकी क्या हो, सेम, है ना। बिफोर और आफ्टर मतलब तुम्हारा उसमें चेंज नहीं आया है, तुम जो थे वही रहो, ठीक है। अब अभी बात तो इंटरेस्ट की हो गई,
अगर हमने कम दिया, ज्यादा देना पड़ा, इंटरेस्ट का पेमेंट होगा। अगर हमने ज्यादा दे दिया तो क्या होगा? रिफंड अंडर प्रोविजनल असेसमेंट, सेक्शन 54(1) की बात कर रही है। एनी पर्सन क्लेमिंग रिफंड ऑफ एनी टैक्स एंड इंटरेस्ट इफ एनी पेड ऑन सच टैक्स और एनी अदर अमाउंट पेड बाय हिम, ठीक है, to make an application before tax expiry of 2 years from the relevant date in such form and manner as may be prescribed। जब तुमने पेमेंट किया है उस दिन से लेके 2 साल क्रॉस नहीं होना चाहिए, उसके अंदर तुमको ऐसा एक एप्लीकेशन दे देना है जिसमें इस बात को मेंशन किया गया हो कि आप क्या कर दिए, ज्यादा पेमेंट कर दिए टैक्स का, ठीक है। प्रोवाइड दैट रजिस्टर्ड पर्सन, ये बात कौन लिख के देगा? रजिस्टर्ड पर्सन, है ना, क्लेमिंग रिफंड ऑफ एनी बैलेंस इन दी ईसीएल, ईसीएल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, है ना, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 49, ठीक है। पढ़ लोगे, क्लेम सच रिफंड इन दी रिटर्न पब्लिश रिटर्न फर्निश अंडर सेक्शन 39 इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब, ठीक है। ये सब बात आप उसी मैनर में दोगे जो क्या कर रहा है, अंडर सेक्शन 39 में बता रहा है, ठीक है। यहां तक कोई समस्या हो तो बताइए आप। इसके बाद आइए सेक्शन 61 पर, जहां पर बात करो स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न की, पढ़िए, स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न पढ़ो। स्क्रूटनी की बात कहां पर करते हो? जहां पर कुछ गलती हो, है ना। हटाएं, क्या कह रही है? लिखता है जीएसटी ऑफिसर कैन स्क्रूटनाइज अ जीएसटी रिटर्न एंड रिलेटेड पर्टिकुलर फर्निश बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। आपने जो जीएसटी रिटर्न भरा है या उससे रिलेटेड और भी जो कोई डॉक्यूमेंट है, उसको वो क्या करेगा? उसकी वो स्क्रूटनी करेगा, ठीक है। टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ द रिटर्न, ऐसा वो क्यों करता है? वो चेक करता है कि आपने जो रिटर्न फिल किया क्या वो सही है गलत है। दिस इज कॉल्ड अ स्क्रूटनी असेसमेंट। तुम कॉपी पेपर में लिख के भर्ती के रखते हो, टीचर क्या करता है? चेकिंग करता है, फिर तुमको नंबर देता है, फिर फेल करता है। वही क्या है तुम्हारा स्क्रूटनी। वो बताता है कि तुमने क्या लिखा और तुम्हारी 1 साल की मेहनत क्या है, ठीक है। फिर इन केस देयर इज एनी discrepancies noticed by the officer, he would inform the same to the registered person। अगर उसमें कुछ अनसर्टिनिटी, कुछ गलती, कुछ प्रॉब्लम समझ में आता है, शॉर्टनेस समझ में आती है, तो क्या करता है? वो उस रजिस्टर्ड पर्सन को इन्फॉर्म करता है। बात समझ में आ रहा है आपकी? एंड सीक हिज एक्सप्लेनेशन ऑन द सेम। और उस अगर मान लो तुम्हारी बात तो समझ में नहीं आती, क्या करता है? वो उसका एक्सप्लेनेशन भी देता है। On the basis of explanation received from the registered person, the officer can take following action, है ना। अब क्या होता है भैया? अगर एक्सप्लेनेशन जो दिया है उसके बाद भी कोई आंसर नहीं मिलता तो क्या करता है? ये सारे एक्शन लेता है। एक्शन नंबर 1, पढ़ो, तलवार लेके निकलता है।
If the explanation provided is satisfactory, the officer will inform about the same to the registered person and no further action will be taken in the regard. तुमको मैंने डाटा तुमने प्रॉपर रीजन बताया, फिर तुमको क्या कर दिया गया उस तरह यहां पर जो उसका स्पेसिफिकेशन है, अगर वो सेटिस्फैक्टरी रहा तो कोई एक्शन नहीं ले जाएगा. इफ द एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड इज नॉट सेटिस्फैक्टरी, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं रहा, और द रजिस्टर्ड पर्सन हैज फाइल्ड टू टेक करेक्टिव मेजर आफ्टर एक्सेप्टिंग द डिस्क्रिप्शंसी, द प्रॉपर ऑफिसर विल इनिशिएट, है ना, appropriate action like conducting audit of registered person, conducting special audit, inspection, search the place of business of registered person, और initiate demand and recovery provision. है ना. अगर उसको जो एक्सप्लेनेशन मिल रहा है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, ऐसे केस में क्या हो जाएगा, उसकी सत्यता को जो है वो सिद्ध नहीं हो पाई, है ना. करेक्टिव मेजर जो है, सत्यता की बात करें, वो सिद्ध नहीं हो पाई, उसमें क्या हो गया, गलतियां निकल आई. तो ऑफिसर क्या करेगा, एप्रोप्रिएट एक्शन लेगा. जैसे ऑडिट कंडक्ट करेगा, चेक करेगा, पहले रीचेक मारो, पूरा ऑडिट करो, कहां कहां फ्रॉड है, कहां कहां मिस रिप्रेजेंटेशन है. ठीक है, फिर क्या करेगा, स्पेशल ऑडिट. ऑडिट से नहीं पता चला, क्या कर दिया, स्पेशल ऑडिट कराया. ऑडिट मान लो उसी यहां का आदमी बोल दिया, स्पेशल ऑडिट कराया, बाहर से लोग बुलाया, बोला कुछ ना कुछ बस गलती बताओ, ए की जगह डबल ए लिखा है तब भी बता तुम मुझको. ठीक है, फिर इंस्पेक्ट करेगा, उससे रिलेटेड और भी जो डॉक्यूमेंट होंगे, फिर बिजनेस जहां है तुम्हारा वहां पर जाएगा. रिकवरी मतलब तुमने अगर गलती से कम पे किया है, नहीं पे किया है, तो क्या करेगा, मार मार के रिकवरी करेगा. बात समझ में आ रही नहीं. तो यही है आपका प्रोविजनल स्क्रूटिनी असेसमेंट. ठीक है ना. तो यहां पर क्या है, गवर्नमेंट सोच के बैठा है कि क्या करना है, मारना. तो देखो 62 पर आओ, सेक्शन